जय हिंद। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार स्टडी अड्डाज पर। दोस्तों, आज हम एनिमल टिश्यू के महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो इसीलिए आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें, ताकि आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको कवर करवा पाऊँ। तो चलते हैं आज का पहला क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपको उपकला टिश्यू के बारे में सभी जानकारी दे दिए थे। एनिमल टिश्यू 4 प्रकार के होते हैं। इसका पिछला वीडियो में हम आपको सभी टिश्यू का टाइप पढ़ा दिए हैं। तो इस तरह आपको क्वेश्चन हम करवाएंगे तो कोई प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। अगर दोस्तों दिक्कत भी होगा तो आपको कवर हो जाएगा। तो इसीलिए आप मेरे साथ बने रहिए और लास्ट तक बने रहिए, और बताइए कि सेशन कैसा लगा, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि दोस्तों की क्वेश्चन का लेवल क्या रहा। तो इसी के साथ हम पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। उपकला उत्तक की कोशिकाओं में कोई अंतर कोशिकीय स्थान नहीं है, क्योंकि वे है। ऑप्शन नंबर ए छिल जाती है, ऑप्शन नंबर बी पानी की कमी को रोकती है, ऑप्शन नंबर सी सुरक्षात्मक कार्य करती है, ऑप्शन नंबर डी स्रावी कार्य होते हैं। तो राइट आंसर है, आई होप आप लोग देते होंगे, राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी, सुरक्षात्मक कार्य करती है। तो इसका अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होने के कारण यह सुरक्षात्मक कार्य करती है। अगर स्थान होता तो चोट का अनुभव ज़्यादा होता, इसलिए यह चोटों से बचाती है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो इसका काम तो बहुत सारा है, लेकिन इसका अंतर कोशिकीय स्थान के कारण यह सुरक्षात्मक कार्य करती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे दोस्तों क्या करना चाहते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि कोई स्तरीय उत्तक है, इसके अस्तर बने हुए हैं, और यह हमारे स्किन का पार्ट है। इस पर अगर किसी तरह का प्रहार किया जा रहा है तो इसका चोट को कम अनुभव ये सारे लेयर कराते हैं, जिसे स्ट्रेट कहा जाता है। तो इस सुरक्षा का काम करती है ये कोशिका। ये अंतर कोशिकीय स्थान बहुत कम होता है, इतना कम होता है कि आप उसको पता नहीं कर पाइएगा कि इसके बीच स्थान कम है। तो इसलिए आप समझते जाइए कि इसका फैक्ट क्या क्या हो रहा है। तो इस तरह आपको कन्फ्यूजन रहेगा। तो उपकला उत्तक का कार्य तो सभी है, परंतु आंसर सुरक्षात्मक कार्य ही क्यों है। तो आई होप आप इस डायग्राम के अनुसार आप समझ गए होंगे कि अंतर कोशिकीय स्थान नहीं होने के कारण यह सुरक्षात्मक कार्य करती है। इसका कार्य तो निष्पादन हो गया, उत्सर्जन हो गया, सुरक्षात्मक कार्य हो गया, स्रावी हो गया, ये सब इसका कार्य है। तो इस तरह आपको अगर अंतर कोशिकीय का जहाँ चर्चा हुआ तो आप समझ जाइएगा कि सुरक्षात्मक कार्य करती है, इसीलिए हमारे शरीर को घातों से सुरक्षा करती है, या बैक्टीरियो बहुत प्रकार के फंगल से सुरक्षा करती है। तो आप लोग समझ गए होंगे आई होप। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा उत्तक किसी भी शारीरिक या रासायनिक क्षति से शरीर की सुरक्षा की पहली पंक्ति के रूप में कार्य करती है। ऑप्शन नंबर ए बसा उत्तक, ऑप्शन नंबर बी उपकला उत्तक, ऑप्शन नंबर सी पेशी उत्तक, ऑप्शन नंबर डी एरियोलर उत्तक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपकला उत्तक। दोस्तों, आप लोग भी आंसर देते रहिए ताकि आंसर क्या होने वाले हैं, क्योंकि आप लोग को हम पूरा टॉपिक कवर करवा चुके हैं। इसका MCQ हम आज कवर करवा रहे हैं, तो आप भी हमसे आगे जवाब देने की कोशिश कीजिए, और वीडियो को पॉज करके आप आंसर लगाइए और हम क्या लगा रहे हैं दोनों को मैचिंग कीजिए। तो आपको पता चलेगा कि इस क्लास से हमें कितना हेल्पफुल मिला। अगर दोस्त जहाँ नहीं समझे वहाँ पर भी आपको हम, जहाँ अगर एक्स्ट्रा फैक्ट की ज़रूरत होती है वहाँ आपको हम समझाने का प्रयास करूँगा। तो इसीलिए मेरे साथ अंत तक बने रहे और क्लास को शेयर ज़रूर करें दोस्तों, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त हमसे जुड़ पाए। इसी तरह हम कंटेंट वाइज आपको चैप्टर वाइज क्लास करवाते रहेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा उत्तक अंगों और रक्त वाहिकाओं की बाहरी सतह को खींचता है। ऑप्शन नंबर ए संयोजी उत्तक, ऑप्शन नंबर बी उपकला उत्तक, ऑप्शन नंबर सी तंत्रिका उत्तक, ऑप्शन नंबर डी पेशी उत्तक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपकला उत्तक। आई होप समझ गए होंगे कि कौन सा उत्तक अंगों और रक्त वाहिकाओं की बाहरी सतह को खींचता है।
तो आप जा कर के उपकला उत्तक के विशेष फैक्ट को देखिए, वहाँ पर हम इस चीज़ का चर्चा किए हैं, तो आपको समझ में आ जाएंगे। अगर आप ईमानदारी से क्लास किए होंगे तो इसका सही सही आंसर आप देते ज़रूर जाते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक संकुचन और विश्राम से गुजरता है? तो दोस्तों कौन सा उत्तक है जो संकुचन और विश्राम मतलब आराम से गुजरता है? मतलब तो ऑप्शन नंबर ए पेशी उत्तक, ऑप्शन नंबर बी संयोजी उत्तक, ऑप्शन नंबर सी उपकला उत्तक, ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका उत्तक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेशी उत्तक, मस्कुलर टिश्यू। आई होप समझ गए होंगे। मस्कुलर टिश्यू है जो विश्राम से भी गुजरता है और संकुचन भी उत्पन्न होता है उसमें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संकुचनशीलता किस प्रकार के पशु उत्तक की विशेषता है? तो आई होप ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, तो आप समझ गए होंगे। राइट आंसर पेशी उत्तक या मांसपेशी उत्तक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों क्वेश्चन का लेवल आप के बारे में आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था और आप क्या हमारे सेशन से समझ पा रहे हैं या नहीं, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मानव शरीर में कौन सा उत्तक सबसे कठोर और हड्डीदार उत्तक के रूप में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए उपास्थि, ऑप्शन नंबर बी कोलेजन, ऑप्शन नंबर सी हड्डी, ऑप्शन नंबर डी उपकला। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हड्डी। हड्डी जो होता है कठोर होता है दोस्तों। और कोलेजन ये प्रोटीन है, हमारे शरीर में बहुत मात्रा में पाए जाने वाला कोलेजन ये प्रोटीन है दोस्तों। आई होप आप समझ गए होंगे कोलेजन क्या है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रीढ़ की हड्डी डैश से निर्मित होती है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका उत्तक, ऑप्शन नंबर बी पेशीय उत्तक, ऑप्शन नंबर सी उपकला उत्तक, ऑप्शन नंबर डी संयोजी उत्तक। तो आप लोग को तंत्रिका उत्तक के बारे में कुछ फैक्ट छोड़ दिए थे, वहाँ पर आपको हम बताएंगे। और यहाँ भी जान लीजिए कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी दोनों तंत्रिका उत्तक का एग्जाम्पल है, तो इसका राइट आंसर तंत्रिका उत्तक होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा पशु उत्तक वसा का संश्लेषण, भंडारण और उपापचय करता है? ऑप्शन नंबर ए वसा उत्तक, ऑप्शन नंबर बी संयोजी उत्तक, ऑप्शन नंबर सी पेशी उत्तक, ऑप्शन नंबर डी उपकला उत्तक। तो राइट आंसर है वसा उत्तक, वसा का संश्लेषण और भंडारण उपापचय करता है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए वसा उत्तक। आई होप समझ गए होंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रक्त और लसिका के प्रकार है? अस्थायी उत्तक, ऑप्शन नंबर बी संयोजी उत्तक, ऑप्शन नंबर सी उपकला उत्तक, ऑप्शन नंबर डी पेशी उत्तक। तो रक्त और लसिका किसका उदाहरण है? तो आप समझ गए होंगे उपकला उत्तक नहीं, संयोजी उत्तक का एक प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। इसमें दोस्तों हम संयोजी उत्तक में रक्त को भी एक अलग चैप्टर हम पढ़ाएंगे, ताकि आपको कभी रक्त के बारे में कोई क्वेश्चन पूछे तो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको दो चैप्टर हम लिए हैं, एक नर्वस सिस्टम और ब्लड, और उसके अंतर्गत ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सब भी उसी में कवर करवाएंगे। तो ब्लड का चैप्टर से आपको कभी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अस्थि किस प्रकार का उत्तक का एक उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए उपकला उत्तक, ऑप्शन नंबर बी संयोजी उत्तक, ऑप्शन नंबर सी पेशी उत्तक, ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका उत्तक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का काम है, जैसे कि आपको हम बताए थे, हड्डियों को हड्डियों से जोड़ना क्या कहलाता है? तो BBL बोन टू बोन लिगामेंट होता है, और MBT BBL आपको बताए थे। तो इसका हो गया कि बोन टू बोन अगर जोड़ेंगे तो उसको लिगामेंट कहा जाएगा। MBT मसल टू बोन अगर जोड़ेंगे तो उसको टंडन कहा जाता है। तो आई होप समझ गए होंगे। तो जिसका जोड़ काम करने का कार्य है संयोजी उत्तक का है। तो आई होप इतना तक आप समझ गए होंगे। हम आपको उस लेक्चर में भी कवर करवाए हैं, एनिमल टिश्यू के लेक्चर में। तो आई होप यहाँ पर आप सही से समझ पा रहे होंगे और जवाब भी देते जा रहे होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
प्राणी कोशिकाओं में डैश उपकला यांत्रिक सहायता प्रदान करने के लिए गुर्दे की आंतरिक परत बनता है। तो ऑप्शन नंबर ए ग्रांथिक, ऑप्शन नंबर बी घनाभ, ऑप्शन नंबर सी स्तंभकार, ऑप्शन नंबर डी सल्की या पपड़ीदार। सल्की या पपड़ीदार उसे कहेंगे। ऑप्शन नहीं दिख रहा है पूरा क्वेश्चन दोस्तों। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी घनाभकार क्यूबोइडल। तो आई होप आप समझ जाइए कि जैसे कि ये घनाभकार है, क्यूब है, तो ये इसको सांचे के रूप में आप मान लीजिए, इसमें जितना हटाइएगा यह रह जाएगा। तो इसीलिए गुर्दे जो स्टोरेज का काम करता है, तो इसीलिए यह जितना भी स्टोरेज संबंधित होगा, जैसे कि मान लीजिए गुर्दे हो गया, तो ये सब स्टोरेज संबंधी कार्य हो गया, तो ये सब काम घनाभकार टिश्यू ही करेगा, घनाभकार उपकला टिश्यू। तो आई होप यहाँ पर समझ गए होंगे कि क्या है इसका आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी जटिल प्राणियों का शरीर डैश केवल प्रकार के आधारभूत ऊतक का बना हुआ है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, आपको हम बता दिए थे एनिमल टिश्यू जो है वो 4 प्रकार के होते हैं। तो सभी एनिमल का शरीर डैश केवल प्रकार के आधारभूत ऊतक का बना हुआ है, तो 4 प्रकार के। तो आई होप यहाँ समझ गए होंगे 4 प्रकार। आप 4 प्रकार में कौन कौन है, जैसे कि पहला हो गया उपकला टिश्यू, उसके बाद संयोजी ऊतक, उसके बाद हो गया पेशी ऊतक, उसके बाद तंत्रिका ऊतक। ये 4 प्रकार के जो ऊतक हैं इसी से बने होते हैं किसी भी प्राणी का शरीर। तो आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश ऊतक कई अस्थियों की वृद्धि से अग्रणी भूमिका निभाता है। तो ऑप्शन नंबर ए तंतुमय, ऑप्शन नंबर बी संयोजी, ऑप्शन नंबर सी स्पंजी, ऑप्शन नंबर डी उपास्थि। तो आप लोग भी सोचिए कि जवाब क्या हो रहा है इसका। तो आई होप आपको जवाब मिल गया होगा कि अस्थियों की वृद्धि में अग्रणी कौन होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो ऊतक एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है उसे क्या कहा जाता है। तो अभी आपको हम एक फैक्ट बताए थे, बीबीएल हड्डी टू हड्डी, बोन टू बोन, हड्डी एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है तो उसे लिगामेंट कहा जाता है। तो आई होप आपको आंसर यहाँ पर मिल गया होगा, लिगामेंट। इसे अस्थि बंधन भी कहा जाता है। तो हिंदी भी आप समझते जाइए दोस्तों, लिगामेंट को अस्थि बंधन भी कहा जाता है। तो आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश प्रकार के संयोजी ऊतक की उपस्थिति के कारण हमारे कानों को मोड़ा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए अस्थि, ऑप्शन नंबर बी उपास्थि, ऑप्शन नंबर सी टेंडन, ऑप्शन नंबर डी लिगामेंट। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उपास्थि। इसको इंग्लिश में कार्टिलेज भी कहा जाता है। कार्टिलेज बहुत लचीला होता है। यह हमारे शरीर में कान में पाया जाता है, उसके बाद रिब्स पसलियों में पाया जाता है, और नाकों में यहाँ पर होता है, और ट्रेकिया में पाया जाता है। जो ट्रेकिया सी आकार के कोलमनोकार होता है उसमें पाया जाता है। इस तरह का ट्रेकिया होता है गले के पास, तो वो भी पूरा कार्टिलेज का होता है जो लचीला होता है। जैसे कान को अगर पूरा दाबने पर भी उसका कोई भाग नहीं टूटता है। तो आई होप समझ गए होंगे उपास्थि क्या होता है। अस्थि का ही दूसरा रूप होता है उपास्थि, जो कि हमारे जैसे जॉइंट हो गया वहाँ पर भी घर्षण को कम करने में उपास्थि का भूमिका रहता है। जैसे कि हमारे शरीर का बोन, एक बोन दूसरे बोन से जुड़े रहते हैं, तो उसके ऊपरी हिस्से पर चिकनी सतह जो होता है वो उपास्थि होता है। जैसे आप समझिए, मान लीजिए कि ये बोन है कोई, ये बोन है, इसको दूसरे बोन से ऐसे जोड़ दो,
धोने पर। यहाँ पर जो इसका जो ऐसे से भाग रहता है ये कार्टिलेज होता है, यही उपास्थि होता है, यही उपास्थि होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो चिकनी सतह होती हैं जो घर्षण कम करते हैं दो घुटनों के बीच के जोड़ को, या कहीं भी जहाँ जोड़ा जाता है वहाँ पर जो ऊपरी भाग में घर्षण को कम करता है तो वो कार्टिलेज होता है। आई होप यहाँ पर आप समझ गए होंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यह अंगों की हड्डियों के सिरों को कवर करता है और जोड़ों में घर्षण को कम करता है, इसके साथ क्या है? तो आई होप अभी तो आपको हम पूरे चीज़ कवर करवा दिए होंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उपास्थि, कार्टिलेज। कार्टिलेज के बारे में अभी दोस्तों आपको बताए थे, तो आप समझ गए होंगे कार्टिलेज क्या है। देखिए ऊपर वाला क्वेश्चन में आपको कार्टिलेज के बारे में बताएं। यहाँ हड्डी को दो सिरों को कवर करता है और जोड़ों के बीच घर्षण को कम करता है, तो वह कौन होता है? कार्टिलेज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक है। मजबूत और गैर लचीला संयोजी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए कांडरा, ऑप्शन नंबर बी उपास्थि, ऑप्शन नंबर सी हड्डी, ऑप्शन नंबर डी लिगामेंट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कांडरा। इसे टेंडन भी कहा जाता है दोस्तों, तो ये फैक्ट याद रखिएगा। तो जैसे हम जोड़ेंगे MBT, मसल टू बोन, अगर मसल टू बोन जोड़ेंगे तो वहाँ पर कांडरा का प्रयोग किया जाता है और यह मजबूत और गैर लचीला होता है। तो आई होप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। हड्डी और उपास्थि क्या है? हड्डी और उपास्थि क्या है? ऑप्शन नंबर ए कंकाल संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर बी पेशी संयोजी ऊतक, ऑप्शन नंबर सी तरल संयोजी ऊतक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी संयोजी उचित संयोजी ऊतक। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कंकाल संयोजी ऊतक। तो दोस्तों आपको ये भी बताए थे, बोन के बारे में हम उतना कवर नहीं करवा पाए, तो आपको तीसरा चैप्टर जो आपको हम कवर करवाएंगे स्केलेटल सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र, उसमें आपको पूरा कवर करवा देंगे। उसके बाद आपको पशु कंकाल के बारे में उतना नहीं पूछा जाता है, तो हम उसमें से कुछ फैक्ट को आपको वहाँ बता देंगे ताकि आने वाले एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो ऊतक त्वचा के नीचे पाया जाता है और वसा को संग्रहित करता है, उसे संग्रहित करता है, वो कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए वसा ऊतक, ऑप्शन नंबर बी उपकला ऊतक, ऑप्शन नंबर सी पेशी ऊतक, ऑप्शन नंबर डी अवकाशी ऊतक। देखिए दोस्तों अवकाशी ऊतक को एरियोलर ऊतक भी कहा जाता है। तो आप समझ जाइएगा, यहाँ नाम चेंज होने से आपको कोई दिक्कत नहीं है। नाम चेंज हो गया तो क्या, आपको हर एक फैक्ट याद रखना है, अवकाशी हो चाहे एरियोलर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ आप मेरे साथ बने रहें तो हर एक पॉइंट को आप समझते रहिएगा। तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए वसा ऊतक, जो कि हमारे त्वचा के नीचे संग्रहित होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आंत पची हुई भोजन सामग्री को अवशोषित करती है, किस प्रकार के उपकला कोशिकाएं के लिए जिम्मेदार है? तो ऑप्शन नंबर ए ग्रंथि उपकला, ऑप्शन नंबर बी घनावकार उपकला, ऑप्शन नंबर सी स्तरीय उपकला, ऑप्शन नंबर डी स्तंभकार उपकला। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्तंभकार उपकला। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्तंभकार उपकला शरीर के किस हिस्से में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए अमाशय और आंत, ऑप्शन नंबर बी फेफड़े और तिल्ली, ऑप्शन नंबर सी यकृत और फेफड़े, ऑप्शन नंबर डी मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप समझ गए होंगे। तो स्तंभकार, जैसे कि स्तंभकार के बारे में आपको समझा दिए थे, जैसे कि ईंटों जैसी संरचना होती है। तो ईंटों जैसी संरचना किस में होती है? आंत और अमाशय में। तो आपको वहाँ पर जो स्तंभकार
उपकला टिश्यू के बारे में आपको हम सभी फैक्ट को बता दिए हैं, तो इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लंबे समय तक गतिविधियों से किस प्रकार की मांसपेशी थक जाती है? ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी मांसपेशियां नहीं थकती, ऑप्शन नंबर सी रेखित, ऑप्शन नंबर डी गैर रेखित। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी रेखित। रेखित मांसपेशियां जो है ये थकती नहीं है, और मांसपेशियां थकती नहीं ये बात तो गलत है, थकती भी है और नहीं भी थकती है, ये बात तो आपको ध्यान में नहीं रहे। हृदय की मांसपेशियां कभी थकती ही नहीं है, तो इसमें हृदय की मांसपेशियां में कौन से? तो रेखित। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए लंबे समय गतिविधियों से किस प्रकार की मांसपेशियां थकती नहीं है? तो रेखित। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मुंह की ग्रास नली और अस्तर भी डैश के साथ ढके हैं। तो आपको हम बताए थे जैसे कि मुंह में अगर चोट लगने के कारण तुरंत ब्लडिंग होने लगता है, नाक में चोट लगने के कारण तुरंत ब्लडिंग होने लगता है, ग्रास नली में खरोंच आने के साथ ब्लडिंग होने लगता है मुख की दिशा से। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसका राइट आंसर है पपड़ीदार उपकला उत्तक। तो पपड़ीदार उपकला उत्तक जैसे कि मान लीजिए ये पपड़ी की तरह ऐसे ऐसे पूरा ऊपरी लेयर होती है, और ऊपरी लेयर जो होती है उसे स्किन का ऊपरी लेयर को एपिडर्मिस कहा जाता है, जो एपिथेलियल टिश्यू का होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे एपिडर्मिस क्या होता है। एपिडर्मिस त्वचा का बाहरी भाग को एपिडर्मिस कहा जाता है। तो इस तरह फैक्ट को आप ध्यान में रखते रहिए, ताकि आपको पूछेगा इसमें से त्वचा के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन आपको एपिडर्मिस लगा कर आना है। चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसके माध्यम से संवेदना शरीर के एक भाग से दूसरे भाग ले जाती है? तो आपको फैक्ट के हिसाब से आपको सभी ये सब पॉइंट आपको हम कवर करवाते चलते हैं दोस्तों, ताकि क्वेश्चन कहीं भी रहे तो आपको रियलाइज हो सके कि आंसर क्या होता है। किसके माध्यम से संवेदना शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ले जाती है? तो ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका उत्तक, ऑप्शन नंबर बी मांसपेशियां, ऑप्शन नंबर सी संयोजी उत्तक, ऑप्शन नंबर डी उपकला उत्तक। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए तंत्रिका उत्तक। देखिए दोस्तों तंत्रिका उत्तक का काम है जैसे कि हमारे एपिथेलियल टिश्यू पर अगर कोई प्रहार होती है तो उसमें जो तंत्रिका उत्तक होती है वो हमारे ब्रेनों तक ले जाती है, और ब्रेनों तक लेकिन चोट किस पर लगता है? संवेदन का काम करता है एपिथेलियल टिश्यू, लेकिन तंत्रिका टिश्यू जो है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान मतलब ब्रेन तक ले जाने का कार्य करता है। तो आई होप समझ गए होंगे इसका फैक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। आयताफलकीय, यहाँ पर होगा आयताफलकीय दोस्तों, या इसको घनाकार कह सकते हैं, घनावकार उपकला की मुख्य कार्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए स्राव और शोषण, ऑप्शन नंबर बी रक्त शुद्धिकरण, ऑप्शन नंबर सी उत्सर्जन, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए स्राव और शोषण। तो आप जितना भी ग्लैंड होता है ये भी फैक्ट याद रखिए कि सभी एपिथेलियल टिश्यू का होता है, उपकला उत्तक का होता है। तो आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों, और बेल आइकन को दबाएं ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इसी तरह आप चैप्टर वाइज क्लास करते रहें दोस्तों। इसी तरह आप हमसे बने रहिएगा तो आपको किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी टॉपिक से आपको साइंस बिल्कुल आसान लगने लगेगा दोस्तों। तो जितना हो सके आप सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और क्लास को जितना कंटेंट लेना है आप हमसे क्लास में बने रहिए और लेते रहिए, और जितना हो सके फ्रेंडों के पास भेजिए ताकि हम भी उससे मोटिवेट होंगे, ताकि आपको अच्छा से अच्छा सेशन ला के दूँगा। NTPC 7th फेज का एग्ज़ाम भी दोस्तों करीब है, आप भी टॉपिक वाइज इसी तरह क्लास करते रहिए ताकि कहीं से भी क्वेश्चन कभी छूटे ना दोस्तों। तो हमारा जहाँ तक
प्रयास है कि साइंस को पूरी तरह से आपको अपना ना बना दूँ, तब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं। इसीलिए आप हमारे साथ बने रहें और जितना हो सके दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। और क्लास कैसा लगा और क्लास का क्वेश्चन कितना अच्छा था, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं अपना वीडियो को कंक्लूड करता हूँ। जय हिंद।